इस वीडियो में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 346 JW के प्रश्नों को जो है हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 8 तक के सभी प्रश्नों को जो है हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर के प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 8 तक का वीडियो देख सकते हैं। इस भाग में जो है प्रश्न नंबर 9 के दोनों प्रश्नों को जो है हल कर दिया जाएगा, तो पेपर आज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो दोनों प्रश्नों को जो है हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 क्या प्रश्न है, ठोसों में ऊर्जा बैंड आरेख के आधार पर चालक, अर्धचालक तथा कुचालक में अंतर की व्याख्या कीजिए और शुद्ध अर्धचालकों के डोपिंग की क्या आवश्यकता है। दिए गए परिपथ में आदर्श डायोड D1 एवं D2 में धारा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक डायोड दिया गया है और इसमें धारा का मान जो है पूछा जा रहा है कि धारा का मान क्या होगा। तो एक एक प्रश्न को जो है हल करके बताया जाएगा। इसमें 3 प्रश्न है। पहले ठोसों में ऊर्जा बैंड आरेख के आधार पर चालक, अर्धचालक, कुचालक का अंतर करेंगे। उसके बाद से डोपिंग की क्या हो सकता है, तब इसमें एक न्यूमेरिकल को हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हेडिंग को नोट कर लेंगे। ठोसों में ऊर्जा बैंड आरेख के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक की कैसे जो है आपको अंतर बताना है, ध्यान देना है। यहाँ पर जो है चालन बैंड होता है और एक संयोजी बैंड होता है। तो चालन बैंड और अगर संयोजी बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल का मान यदि बहुत कम है, ऊर्जा अंतराल का मान क्या है, बहुत कम रहता है, उसको चालक कहा जाता है। ऊर्जा अंतराल का मान जो है यहाँ पर थोड़ा सा अधिक हो गया है। इस चित्र के अनुसार अगर इस चित्र में देखेंगे तो ऊर्जा अंतराल का मान क्या है, थोड़ा सा क्या है, अधिक है, और इसमें ऊर्जा अंतराल का मान क्या है, सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर चालक और यह क्या है, अर्धचालक, और यह क्या है, कुचालक है। तीनों का जो है यह ऊर्जा बैंड आरेख है। ऊर्जा बैंड आरेख का मतलब हो गया कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में यदि दूरी बहुत कम है तो उसको कहा जाता है चालक, और चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में दूरी जो है थोड़ा सा अधिक है, मतलब इससे थोड़ा सा अधिक है, तो इसको कहा जाता है अर्धचालक। और सबसे ज्यादा रहेगा, अगर ऊर्जा अंतराल का मान जो है सबसे अधिक है तो इसको कहा जाता है कुचालक। तो क्या लिखेंगे, चालक में, ये चालक हो गया, चालक में संयोजी बैंड और चालन बैंड, कौन बैंड है, संयोजी बैंड और चालन बैंड अतिव्यापी होते हैं, बहुत कम होते हैं। क्या होते हैं, चालन बैंड संयोजी बैंड के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है वह बहुत कम होता है, जबकि अर्धचालक में इनके बीच एक छोटा ऊर्जा अंतराल होता है। अब देखिए इसके बीच में जो छोटा अंतराल है इससे थोड़ा सा ये अधिक हो जाएगा, ऊर्जा अंतराल होता है। और कुचालक में यह अंतराल क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। यह ऊर्जा अंतराल जो है बहुत बड़ा होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। और यहाँ ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा दूरी है तो यहाँ पर भी जो है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा का, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। तो चालक, अर्धचालक और कुचालक की व्याख्या कैसे करेंगे, तो आप लिख दीजिएगा, चालक में जो संयोजी बैंड होते हैं, चालन बैंड होते हैं, वह उनके बीच अतिव्यापी दूरी होते हैं, जबकि अर्धचालक में उनसे जो है थोड़ा सा अधिक होता है, और कुचालक में सबसे ज्यादा ऊर्जा अंतराल की दूरी होती है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। अब अगला प्रश्न इसमें एक और पूछा गया है। क्या प्रश्न था कि यहाँ डोपिंग की क्या आवश्यकता है, तो लिखेंगे शुद्ध अर्धचालक में जो होते हैं उसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक की संख्या बढ़ाने के लिए डोपिंग की आवश्यकता होती है। डोपिंग की आवश्यकता क्या होते हैं, शुद्ध अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या बढ़ाने के लिए डोपिंग की आवश्यकता होती हैं। तो यहाँ पर 2 प्रश्न खत्म हो गया। अब एक प्रश्न और इसमें है, तो एक प्रश्न को और भी देख लेते हैं। अब परिपथ में जो है आपको D1 और D2 में क्या बताना है, धारा बताना है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अगला जो प्रश्न का उत्तर होगा, आदर्श डायोड का अग्र अभिनिति में प्रतिरोध क्या होगा, 0 होगा। आदर्श जो डायोड है वह अग्र अभिनिति में प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 0 होगा, तथा पक्ष अभिनिति में प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है।
अब यहाँ दो बातों को ध्यान देना है। जो आदर्श डायोड होते हैं उसमें अग्र अभिनति प्रतिरोध क्या है, शून्य है। जब शून्य रहेगा तो धारा भी शून्य रहेगा, और पक्ष अभिनति में प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। तो इसलिए लिखेंगे अतः D2 में धारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ D2 में देखिए धारा जीरो क्यों हो जाएगा, यहाँ पर देखिए उल्टा दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान देना है। D2 में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अब अग्र अभिनति होने की वजह से उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आज जब शून्य हो जाएगा तो उसमें धारा भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यह D2 में धारा का मान शून्य हो जाएगा। अब ये D1 में धारा का मान निकालेंगे। अब यह धारा का मान जब निकालेंगे तो इसमें देख सकते हैं कितने प्रतिरोध का है, तो 10 ओम का प्रतिरोध है, 2 वोल्टेज इसमें दिया गया है। अब 10 वोल्टेज देखिए, यहाँ पर जो धारा की जो दिशा है देख सकते हैं ऐसे, यहाँ पर जो है थोड़ा सा उल्टा दे दिया गया है। जब उल्टा होने की वजह से इसमें धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और इसमें धारा का मान अब 10 ओम का प्रतिरोध और 2 वोल्ट का जो है विभवांतर है। तो यहाँ ओम का नियम का पालन करेंगे तो D1 में क्या लिखेंगे, D1 के लिए लिखेंगे D1 में धारा I का सूत्र हो जाएगा V/R। यह ओम के नियम से हो जाएगा, I बराबर V/R है। तो V का मान 2 वोल्ट था और R का मान 10 है। 10 में भाग करेंगे 0.2 एम्पियर हो जाएगा। तो इसमें D2 में धारा शून्य होगा क्योंकि उसमें उल्टा दिया है, और इसमें D2 में जो है D1 में धारा जो है 0.2 एम्पियर हो जाएगा। एक बार और दिशा को देख लेते हैं। यहाँ पर जो दिशा दिया गया, देखिए यहाँ पर दिशा जो गया यह D1 की दिशा सही है, लेकिन इसका D2 की दिशा जो है विपरीत दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ अग्र अभिनति में प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब प्रतिरोध शून्य हो जाता है तो इसमें धारा का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसलिए आपका इसमें D1 में केवल धारा निकाला जाएगा, D2 में धारा नहीं निकाला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें 3 प्रश्न थे, तीनों प्रश्नों को जो है अच्छे से बताया गया। अब लास्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, गोली, किसी गोली पृष्ठ द्वारा प्रकाश अपवर्तन का सूत्र लिखिए और इसकी सहायता से पतले लेंस के लिए संबंध 1/f बराबर n-1 कोष्टक में 1/r1 - 1/r2 व्युत्पन्न कीजिए, और यह भी दर्शाइए कि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होती हैं। अब यहाँ लेंस मेकर का सूत्र का निगमन करना है। लेंस मेकर का जो सूत्र बनाया गया है उसका निगमन करके जो है आज के यह वीडियो में बताया जाएगा, और यह प्रश्न जो है विस्तृत में पूछा गया है। तो कैसे इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले चित्र को समझेंगे। यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगा है और यहाँ वस्तु का काम करेगा O। अगर ये वस्तु का काम O करेगा तो प्रतिबिंब की दूरी कौन होगा, तो प्रतिबिंब यहाँ पर I डैश पे बनेगा। ध्यान दीजिए, अगर वस्तु O है तो उसका प्रतिबिंब I डैश पे बनेगा। अगर I डैश वस्तु है तो प्रतिबिंब I पर बनेगा। चित्र को ध्यान से समझिएगा। O से चलेंगे तो प्रतिबिंब I डैश पे बनेगा और I से चलेंगे तो प्रतिबिंब I पर बनेगा। जिसको सबसे पहले आपको माना यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि माना लेंस से वस्तु O से जो दूरी है U की प्रतिबिंब I डैश पे बनेगा, और I डैश से वस्तु की दूरी जो है किस पर बनेगा, यहाँ पर V पर बने, I डैश पे बनेगा। कहाँ बनेगा, I जो हमारा दिया है यह I पर प्रतिबिंब बनेगा, उसकी दूरी क्या रहेगा, V रहेगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले यहाँ पर माना लिख लीजिएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना क्या रहेगा आपका, माना हो जाएगा। माना लेंस से वस्तु O, लेंस से वस्तु O से दूरी क्या है, U। वस्तु O से दूरी क्या है, U है, तो U हो जाएगा। और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी क्या लेंगे यहाँ पर, प्रतिबिंब की दूरी क्या कहाँ बनेगा, तो I डैश पर, कहाँ बनेगा, I डैश। और I डैश से अगर वस्तु की दूरी देखा जाए तब क्या होगा, तो लिखेंगे I डैश से वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर वस्तु की दूरी यहाँ पर क्या बनेगा, V डैश पर बनेगा। कहाँ बनेगा, V डैश पर बनेगा। अब लिखेंगे I डैश से वस्तु की दूरी। अब I डैश से अगर वस्तु की दूरी देखेंगे तो क्या बनेगा, V डैश तथा प्रतिबिंब की दूरी तब क्या हो जाएगा, तथा लिखेंगे यहाँ पर, तथा प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, V है। तो अब इतना पहले माना को समझ लेते हैं। एक बार और माना के बारे में समझेंगे
कि माना लेंस से वस्तु, ये वस्तु ओ है, ओ से जो दूरी है वह यू है, यू से प्रतिबिंब की दूरी कहाँ बनेगा, आई डैश, और आई डैश से अगर हम वस्तु की दूरी बात करेंगे तो भी डैश होगा, और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा तब, भी है। तो अब यहाँ देखेंगे आधा, यहाँ पर जो लेंस में दो भाग है, एक ए बी भाग है और एक सी डी भाग है। अगर आधा हम लोग ए बी का प्रयोग करेंगे तो इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर एक केंद्र है, केंद्र से त्रिज्या R1 हो जाएगा और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। इसमें दो त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या R1 और एक कौन सी है, R2 है। तो एक बार R1 का प्रयोग करेंगे और एक बार R2, एक बार लेंस के जो है इधर आपका लेंस का इधर भाग और एक बार लेंस के उधर भाग, ठीक है, दो भाग है, भाग 1 भाग 2, एक बार R1 एक बार R2 के लिए। तो अब यहाँ पर अगला जो आधा पृष्ठ की बात करेंगे, ए बी पृष्ठ की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले, यहाँ क्या लिखेंगे, पहले ए बी पृष्ठ की बात कर रहे हैं, पहले पृष्ठ का नाम क्या है, कहेंगे ए बी है, तो कहेंगे ए बी द्वारा, पहले पृष्ठ ए बी द्वारा वस्तु ओ पर, वस्तु क्या है, ओ का प्रतिबिंब, वस्तु ओ का प्रतिबिंब। अब वस्तु ओ का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब आई डैश पर, कहाँ पर, आई डैश पर बनता है। अब यहाँ आई डैश पर जब बनता है तो अब यहाँ लेंस का जो है अपवर्तनांक के लिए सूत्र लिखेंगे, और लेंस के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ अपवर्तनांक का सूत्र होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है, सूत्र जो है पढ़े होंगे आप लोग, अपवर्तनांक का सूत्र, और अपवर्तनांक का सूत्र क्या बनेगा, तो यहाँ पर प्रश्न में कहा भी है अपवर्तन का सूत्र लिख करके ही आप इसको हल करना है। तो अब यहाँ अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बटा भी माइनस 1 बटा u बराबर n-1 बटा क्या है, r। यह फार्मूला है। अब इसी फार्मूला से कहा गया इसमें प्रश्न को हल करना है। अब इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे और इसी फार्मूला से इसका डेरिवेशन करना है। अगर यहाँ पर ए बी पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो ए बी पृष्ठ की अगर वक्रता त्रिज्या क्या है, R1 है, और यहाँ प्रतिबिंब की दूरी क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी डैश होगा। अगर O से चलेंगे तो यह वस्तु का काम करेगा, यहाँ से प्रतिबिंब का काम करेगा। आई डैश से करेंगे तो यह वस्तु का काम करेगा और यह प्रतिबिंब का काम करेगा। बातों को समझना है आपको, क्या कह रहे हैं। यहाँ से अगर O से चलेंगे तो यहाँ तक वस्तु हो जाएगा, प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ तक आपका भी डैश का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जब मान भरेंगे तो मान क्या बनेगा, तो n यहाँ पर है तो n हो जाएगा, n बटा क्या बनेगा, n बटा, तो यहाँ n बटा हो जाएगा, n बटा, अब भी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, भी डैश होगा, क्योंकि आई डैश पे प्रतिबिंब बनता है, इसलिए क्या बनेगा, भी डैश माइनस 1 बटा वस्तु की दूरी u है तो u ही रहेगा, बराबर n-1 हो जाएगा बटा, और यह r है तो यह r1 हो जाएगा, क्योंकि आधा ए बी पृष्ठ का लेना है, इसने ए बी में हमारा पृष्ठ में आधा पृष्ठ को लेंगे तो इसने r1 हो जाएगा। यह बन गया समीकरण नंबर 1। किसके सूत्र से, अपवर्तनांक के सूत्र से यहाँ मान को भरा गया है। यह प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा और यह वस्तु की दूरी हो गया, यह वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। तो ए बी पृष्ठ जो है आपको खत्म हो गया, आधा ए बी पृष्ठ खत्म। अब सी डी पृष्ठ आएंगे। कौन सा पृष्ठ है, सी डी पृष्ठ। अब लिखेंगे यहाँ पर सी डी पृष्ठ, क्या लिखा गया यहाँ पर, सी डी, दूसरे लिखेंगे आप यहाँ पर दूसरे पृष्ठ, दूसरे जो पृष्ठ है उसका नाम क्या है, तो कहेंगे दूसरे पृष्ठ सी डी द्वारा, किसके द्वारा, सी डी द्वारा वस्तु का, सी डी द्वारा वस्तु ओ का। अब वस्तु जो है, अब यहाँ पर वस्तु का अब ओ नहीं लिखेंगे, अब आई डैश से चलेंगे। एक बार ओ से चले हैं, अब आई डैश से चलेंगे। वस्तु क्या हो जाएगा, लिखेंगे आई डैश का प्रतिबिंब अब कहाँ पर बनेगा, तो का प्रतिबिंब जो है, का प्रतिबिंब अब कहाँ पे बनेगा, तो कहेंगे आई पर बनेगा, आई पर बनता है, आई पर बनता है। तो अब यहाँ पर अपवर्तनांक का पुनः सूत्र लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर अपवर्तनांक का क्या सूत्र होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है, अपवर्तनांक का सूत्र क्या है, तो अपवर्तनांक का लिखेंगे यहाँ पर सूत्र, और अपवर्तनांक का सूत्र आप लोग को याद हो गया होगा, क्या सूत्र है, तो लिखेंगे यहाँ पर n बटा भी माइनस 1 बटा u
1/u बराबर n-1/r। यह फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूला पे अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर जब हल किया जाएगा तो क्या बनेगा, अब यहाँ पर जब इसको हल करेंगे दूसरे पृष्ठ CD वाला पृष्ठ है तो क्या बनेगा, तो अब n है तो अब यह माध्यम बदल गया। अब उस बगल जब माध्यम जाएंगे, इधर माध्यम थे पहले R1 थे, चित्र में समझ लेते हैं, यह माध्यम R1 थे तो यहाँ पर अपवर्तनांक n है, लेकिन जब माध्यम बदल जाता है तो अपवर्तनांक व्युत्क्रम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम। n के जगह पर 1/n हो जाएगा बटा, और ये प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी भी है, चित्र में देख सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी क्या है, भी है, क्योंकि अब I डैश से चलेंगे तो प्रतिबिंब I पर बनेगा, ये प्रतिबिंब हो जाएगा और ये वस्तु की दूरी हो जाएगा। अगर O से चलेंगे, O से चलेंगे तो वस्तु की दूरी यह होगा और प्रतिबिंब की दूरी यह हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा, 1/n बटा ये भी है तो क्या बनेगा, भी डैश हो जाएगा -1/u। तो u के जगह पर क्या बनेगा, यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, 1 जो है यह प्रतिबिंब दूरी भी रहेगा, क्या रहेगा, भी रहेगा, भी डैश नहीं, यह भी रहेगा और यह भी डैश हो जाएगा, क्योंकि ये वस्तु का काम करेगा और ये प्रतिबिंब का काम करेगा, बराबर। और n के जगह पर 1/n हो जाएगा -1 और यह r है तो यह बन जाएगा R2 हो जाएगा। एक बार ध्यान दीजिएगा, यह प्रतिबिंब की दूरी एक बार और आकृति में देख सकते हैं। यहाँ से अगर चलेंगे I डैश से चलेंगे तो प्रतिबिंब भी का प्रयोग करेंगे, वस्तु की दूरी भी डैश हो जाएगा। O से वस्तु की दूरी, यह प्रतिबिंब की दूरी, I डैश से यह वस्तु की दूरी, यह प्रतिबिंब की दूरी, बस ये आपको ये समझना है। और ये अपवर्तनांक या बटा क्यों होंगे, क्योंकि माध्यम बदलता है तो अपवर्तनांक व्युत्क्रम हो जाता है। अब अगर इस n को हटाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, दोनों पक्षों में n से गुणा करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में n से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में n से गुणा हो जाएगा। देखें यहाँ पर n से गुणा करने पर, अब n से गुणा कर लेंगे तो n का मान जो है यहाँ पर बटा वाला जो दिखाई दे रहा है वह हट जाएगा। तो यहाँ n से जब गुणा करेंगे तो अगर यहाँ n से गुणा होगा तो क्या बनेगा, n में 1 का गुणा करेंगे तो n/n और बटा में क्या है, भी, माइनस n में इसमें गुणा करेंगे तो n/भी डैश बराबर, इसमें n में गुणा करेंगे तो n का आ जाएगा यहाँ पर n/n माइनस, यहाँ n से गुणा करेंगे तो n पूरे का बटा क्या बनेगा, यहाँ पर R2 हो जाएगा। इसमें किससे गुणा किए हैं, तो अंश में और हर में देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ ध्यान देने, दोनों पक्षों में जो है यहाँ अंश में n से गुणा, n से गुणा, n से गुणा और n से गुणा किए हैं। अब n से n कट जाएगा, यह n से n तो कट जाएगा और यह भी n से n कट जाएगा, बचेगा क्या, अब ये बचेगा क्या, उसको पहले नोट कर लेंगे। अब तो क्या बचेगा, 1/भी माइनस n/भी का डैश बराबर 1 माइनस, यहाँ पर विभाग गुणा करेंगे तो यहाँ n हो जाएगा। जब दोनों पक्षों में n से हम लोग जब गुणा किए हैं तो n/n n हो जाएगा, n/n और यहाँ 1 था तो n हो जाएगा, दोनों पक्ष में n से हम लोग गुणा कर लिए तो 1 - n बटा क्या बचेगा, R2 बच जाएगा। अब यह बन गया समीकरण नंबर क्या बनेगा, 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर समीकरण 1 यह बना है और समीकरण 2 में क्या किए हैं, दोनों पक्षों में n से गुणा किए, n से यहाँ गुणा हुआ, n से यहाँ गुणा हुआ, n से यहाँ गुणा हुआ और n से यहाँ गुणा हुआ, तो n से n तो कट जाएगा और यहाँ से n कट गया। अब समीकरण 1 समीकरण 2 जो बना है तो दोनों समीकरण को अब जोड़ेंगे और दोनों समीकरण को जोड़ने पर जो है मेकर का सूत्र बन जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर दोनों को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो अब यहाँ पर समीकरण 1 क्या है और समीकरण 2 क्या था, तो आप सभी विद्यार्थी समीकरण 1 तो आप नोट अगर कॉपी में किए होंगे तो मिलान कर लीजिएगा, 1 क्या था, भी डैश था -1/u था, यह समीकरण 1 हो गया, प्लस समीकरण 2 क्या है, 1 जो है भी हो गया -n/भी का डैश हो जाएगा और समीकरण 1 में क्या था, n-1 बटा क्या था, R1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 - n/R2। मतलब ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 दोनों को क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद से ये कट जाएगा, देखिए सेम में कट गया, क्या बचेगा, 1/भी -1/u बराबर, इसमें से अब कॉमन अगर लेते हैं देखें हर यहाँ तो बराबर नहीं है
तो यहाँ पर अंश भी आपका बराबर नहीं है, इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो यन ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यन माइनस वन बटा क्या बनेगा यहाँ पर R1 माइनस में कॉमन ले लेंगे तो यन माइनस वन सीधा हो जाएगा बटा का बनेगा यह R2 हो जाएगा। अब यह सूत्र है, यह लेंस का सूत्र है, पढ़े हैं कि 1/v माइनस 1/u किसका सूत्र होता है तो 1/f का सूत्र बनेगा। और इसमें से n माइनस वन को क्या करेंगे कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। यह सूत्र का निगमन जो है आ गया। यही लेंस मेकर का जो है सूत्र है, बहुत सरल भाषा में बताया गया है। तो इसमें एक और भी प्रश्न दिया गया है, यह भी दर्शाइए कि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होता है ऋणात्मक होता है। अब अवतल लेंस के लिए अगर फोकस दूरी ऋणात्मक यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे जो सूत्र का निगमन हुआ है उसी में थोड़ा सा काम और करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अवतल, क्या लिखेंगे यहाँ पर अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए अगर बात करते हैं देखेंगे अवतल लेंस के लिए तो इसमें एक R1 जो R2 जो दो त्रिज्या था तो याद रखेंगे अवतल लेंस के लिए R1 का मान जो है R1 का मान माइनस प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे R1 का मान माइनस R1 प्रयोग करिएगा और R2 के जगह पर R2 ही प्रयोग करेंगे क्योंकि लेंस के पीछे है तो लेंस के पीछे धनात्मक होता है और लेंस के आगे क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो यह R1 के जगह पे माइनस R1 और R2 के जगह पर R2 ही प्रयोग करेंगे। तो सूत्र क्या पढ़े हैं अभी को निगमन हुआ है 1/f बराबर क्या था n माइनस वन कोष्टक में क्या था 1/R1। तो यहाँ पे जो R1 था क्या था R1 माइनस 1/R2 था जो सूत्र का निगमन हुआ है। अब इसी सूत्र में मान को भरेंगे तो 1/f बराबर क्या बनेगा n माइनस वन हो जाएगा और कोष्टक में 1 अब R1 के जगह पर माइनस R भर देंगे। क्यों माइनस R1 भरेंगे क्योंकि अवतल लेंस के लिए R1 के जगह पर माइनस हो जाएगा और 1/R2 है तो R2 ही रहेगा, चेंजिंग इसमें नहीं होगा। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो 1/f बराबर माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे तो n माइनस वन कोष्टक में 1/R1 माइनस 1/R2 यह मान जो है माइनस था तो क्या बन जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये जो मान जो निकला है यह मान क्या आया तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह मान ऋणात्मक आ गया, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी आया है यह ऋणात्मक आ गया। तो नीचे लिख देंगे अतः अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है तो लिखें यहाँ पर अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती हैं ऋणात्मक होती हैं और यही सिद्ध करना था फोकस दूरी क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो यह पेपर आज क्या हो गया समाप्त हो गया। यह पूरा सेट जो है हल कर दिए हैं, बहुत सरल भाषा में बताया गया है। तो एक से लेकर के पूरे प्रश्न को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर लिंक दे दिया गया है, पूरे वीडियो को आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। तो इसमें क्या सिद्ध करना था लास्ट में अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और यहाँ देखिए माइनस में आ गया है, इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई ऋणात्मक हो गया। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।